एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रिवीजन में चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या आप रेडी हो, तैयार हो? फर्स्ट चैप्टर रिवीजन हो गया है, तो चलो शुरू करते हैं आज का रिवीजन चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि हम हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए, एग्जाम में एक्सेल करें, अच्छा परफॉर्म करें। तो इन सबको समझने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, उन सबको जानने के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा, ताकि कोई भी अच्छा पॉइंट छूट ना जाए। तो सबसे पहले समझो चेंज इन पीएसआर है क्या। फर्स्ट चैप्टर में आपने समझा कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके बेसिक्स क्या है। अब पार्टनरशिप तो आपने खोल ली, अब हर चीज की जैसे रिवैल्यूएशन होती है, इसी तरह से हमने अपनी पार्टनरशिप को भी रिवैल्यूएट किया, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिसाइड की हुई थी पहले, अब उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट बेस है। तो अगर आप उसी को ही चेंज करोगे, तो वो एक तरह से क्या हो रहा है, आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है। जैसे आप समझो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम पार्टनरशिप को पूरा बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे, हम पार्टनरशिप का एक कंटेंट चेंज कर रहे हैं, और उस कंटेंट को चेंज करने से हम कह सकते हैं हम अपनी पार्टनरशिप को रेनोवेट कर रहे हैं। जैसे हम घर को अपने कुछ चेंजेस करके रेनोवेट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करना, पूरा तोड़ करके दोबारा बनाना, और रेनोवेट करना क्या है, उसी घर में कुछ चेंजेस करना। तो उसी तरह से जब हम अपनी पार्टनरशिप में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चेंज इन पीएसआर से तो हो ही रहा है, और भी कुछ चीजें हैं, और भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब कि कोई नया पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, या किसी की डेथ हो जाती है, या कोई नई पार्टनरशिप फर्म के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो सारे पार्टनर्स जब जुड़ जाएंगे दो पार्टनरशिप फर्म के, तो नई पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, नई पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। कई एग्जांपल्स देखे होंगे आपने लाइफ में, डेली न्यूज में आता है। अब यहाँ पर देखो, आपने जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट कर ली पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप फर्म बनी, तो आपने अभी तक पढ़ लिया, हमने डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में समझा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स में चेंज आ रहा है, पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, पार्टनर्स के जो आपस के एग्रीमेंट था वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या पार्टनर्स जो पहले थे उसमें से कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो पार्टनर्स के जो नाम है वो बदल रहे हैं, पार्टनर्स में जो आपस में एग्रीमेंट था वो चेंज हो रहा है। तो पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, पार्टनरशिप फर्म नहीं ब्रेक हो रही। हम अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे, पूरा बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे। तो इन दो चीजों में जो फर्क है उसको अच्छे से समझ लेना, जो कि मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन या चेंज इन पीएसआर के केस में आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। एमसीक्यू या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखो, अगर हम चेंज इन पीएसआर करेंगे, तो उस टाइम पर हमको क्या चीजें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हर चीज की रिवैल्यूएशन करते हुए हमें कुछ चेंजेस तो आते हैं, और उन चेंजेस को हमें चेंज लाना भी पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उन सबके लिए एडजस्टमेंट्स आपको क्या करनी है। सबसे पहले हमको प्रिपेयर करना होगा, अगर हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना होगा इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज की वजह से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान। ऑब्वियस है, डेफिनेट है, कोई चीज है, जो चीज पहले बढ़ रही थी जिस रेशियो में, अब अगर वो किसी और रेशियो से बटेगी, तो किसी ना किसी का हिस्सा कम होगा और किसी ना किसी का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग, जिसका हिस्सा घट रहा है, लूज हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसका हिस्सा शेयर बढ़ रहा है,
उसको ज्यादा मिल रहा है, उसे हम कहेंगे गेनिंग रेशियो। इसके बाद हमें फाइंड करना है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल का क्या है? आप जब एक बिजनेस करते जाते हो तो आपके बिजनेस की एक रेपुटेशन हो जाती है, और उस रेपुटेशन के लिए भी आपको एनकैश कर सकते हो, आप उस गुडविल को एनकैश कर सकते हो। उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो जो कंटेंट्स हैं जो इस चैप्टर के, उसको मैं बता रही हूँ, जिसपे हमें ध्यान देना है, पूरा कवर करना है इस चैप्टर को करते हुए। उसके बाद हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हमारे अभी तक जुड़ चुके हैं, बिजनेस करते करते कुछ प्रॉफिट का पार्ट हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, कुछ प्रॉफिट्स हमारे हैं, तो उन सब का क्या किया जाएगा अगर हमारी एक तरह से पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है और चेंज इन पीएसआर है, तो उन सब में जो चेंजेस आएगा, उन सब के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंज आएगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अब इस टाइम पर हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिवैल्यूएट करते हैं। रिवैल्यूएट करना मतलब आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है, ये हम उन सबको रिवैल्यूएट करते हैं, समझते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है इस चैप्टर के, जिस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आप निकालोगे कैसे। पहले की रेशियो क्या थी आपकी? पहले की रेशो मान लो आपकी थी कुछ और आज बढ़ गई या चेंज हो गई, तो उसको निकालोगे कैसे? हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं पहले मेरे पास क्या था और आज क्या है, उन दो को चीजों को ही मिलाकर के ही आप कंपैरिजन करते हो ना। पहले से अगर आपका नई वाली चीज बढ़ गई तो आप गेन कहोगे, और आपका अगर पहले वाली चीज से नई वाली चीज में आपका घट रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑब्वियस है ना। सेक्रीफाइस कब होगा? जब आपकी ओल्ड रेशियो पहले वाला हिस्सा ज्यादा था, नए वाले में कम हो गया। और गेन कब होगा? जब नया वाला रेशियो में आपका हिस्सा शेयर ज्यादा होगा और पुराने वाले में कम होगा। तो फॉर्मूला आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है, लेकिन हमें तो पता नहीं ना कि किसका बढ़ रहा है किसका नहीं बढ़ा, किसका शेयर में क्या चेंज आया, हमें ये नहीं पता। हम फाइंड कैसे करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक एग्जांपल देख लो। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, लेकिन अब वो फ्यूचर में इसको चेंज करके 2:2:1 करना चाहते हैं। तो अब देखो, क्या आपको इससे पता चल रहा है कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा और किसका घटा? नहीं पता चल रहा। तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे? हम तो ओल्ड से ही कंपेयर करेंगे ना। तो आपको कंपैरिजन करना है, और ए का देखते हो तो ओल्ड रेशियो में उसका शेयर क्या था? 3/6। उसका शेयर क्या है? 3/6। और नए में क्या हो गया? 2/5। तो कंपेयर करने के लिए अब हम इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखो, ओल्ड रेशियो में उसका शेयर ज्यादा था, नई रेशियो में उसका शेयर 12 हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ? 3/30। इतना, इस फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया। अब घट गया है तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पार्टनर ए ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। इस पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उसको पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट में ज्यादा मिलता था, नए में अब उसका शेयर कम हो गया। तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहा है। इस नए चेंज के लिए वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा रहा है। ऐसे ही बी का चेक करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें वैसे नहीं देख करके पता चल रहा, हमने क्या किया? इसका पहले का शेयर क्या था? 2/6। नए में क्या है? 2/5। 2/5। 5 कैसे आएगा? 2 + 2 + 1 5। और 6 कैसे आया? 3 + 2 + 1 6। क्लियर है? अब हम इसको एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको एलसीएम निकाल करके इसको करना पड़ेगा। एलसीएम निकाल करके जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखो, पहले बी का शेयर कम था, 10 बनता था, नए के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, 12 हो गया। तो आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव में, -2 आ रहा है। तो जब भी ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, न्यू रेशियो, इसका मतलब ज्यादा है। न्यू रेशियो में इसका शेयर ज्यादा है, तभी तो ये नेगेटिव में आ रहा है। और नेगेटिव में आ रहा है, न्यू रेशियो का पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है?
गेन कर रहा है, फायदा हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अब देख लेते हैं सी का शेयर। सी का शेयर क्या है? यहां पर देखो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करो, उसका शेयर पहले बनता था 1/6, नए में 1/5, और एलसीएम निकाल के देखो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। कितना? इस फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है 1/30। तो ए ने सेक्रीफाइस किया, और ए ने जितना सेक्रीफाइस किया उतने पार्ट को बी और सी ने गेन किया। नहीं समझ में आया? देखो, आप अपने क्वेश्चन को करते हुए चेक भी कर सकते हो कि आपने करेक्ट किया या रॉन्ग किया। ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30, तो अब आप देखो बी और सी जो गेन कर रहे हैं, बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं, इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है? 3/30 बन रहा है। तो जितना ए ने सेक्रीफाइस किया, इन दोनों ने उतना गेन किया। ये इक्वल आना चाहिए। जितना सेक्रीफाइस किया होगा उतना ही गेन होगा बाकी के पार्टनर्स को। तो क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया किस तरह से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है हमको, कैसे फाइंड करनी है? कोई डिफिकल्टी नहीं है? इसके बाद आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में पहले रेशो थी 4:3:1, नई रेशो 5:4:3 हो गई। अब यहाँ पर हम चेंज के अकॉर्डिंग देखें तो क्या चेंजेस आए? ए का ओल्ड रेशो में क्या था फ्रैक्शन? 4/8, 4 + 3 + 1 8, 4/8। नई रेशियो में उसका शेयर 5/12, 5 + 4 + 3 12, तो 5/12। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम निकालो। एलसीएम से फाइंड करो, पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, अब कम हो गया। कम हो गया, इसका मतलब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना? इस फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, तो वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसी तरह से बी का देखो, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से क्या हुआ? एलसीएम निकालो, चेक करो, पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, नए के अकॉर्डिंग उसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। कितना? 1/24। उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका भी घट गया है। इसके बाद सी का चेक करो, सी का। अब यहां पर देखो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को कंपेयर करते हो तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1/8। माइनस में आ रहा है इसका आंसर, पहले 3 था, नए में 6 हो गया, तो माइनस में आंसर आ रहा है -3/24। नेगेटिव में आ रहा है, न्यू रेशो का शेयर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। तो अब इसको बढ़ गया है तो इसको गेन हो रहा है। अब आप इसको चेक कैसे करोगे? ये तो तीनों का ही अलग अलग है, इसको चेक कैसे करोगे? तो ये -8 गेन है, तो आप इन दोनों का टोटल करके देखो, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालो, 24 और +1 कितना आएगा? 24, 2 + 1 3/24 आएगा, तो 1/8 ही आएगा, जो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम निकाल के इन दोनों को ऐड करोगे, तो आपके पास आंसर 1/8 ही आएगा, जो कि इतना ही आ रहा है, जितना हमने गेन किया उतना ही हमने सेक्रीफाइस किया। तो ये आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो एग्जाम के टाइम पर कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसके बाद देखो, हम इसको क्या कह रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं? 2/4 शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24, और सी ने कितना गेन किया? 3/24 शेयर। कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पर 3/24 ही बन गया ना, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब बारी आती है गुडविल की। हमने गेनिंग रेशो और वो सब निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना समझ लिया, क्या पर्पस है क्या नहीं है ये भी समझ लिया। अब बारी आती है गुडविल की। अब गुडविल के बारे में हमने ये तो समझ लिया कि गुडविल हमारे बिजनेस की रेपुटेशन है, लेकिन ये है क्या? इसके कुछ फीचर्स समझ लो, रिकॉल कर लो। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। मतलब कि आप इस एसेट को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये आपकी फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस मतलब आपने आर्टिफिशियली ऐसे ही क्रिएट नहीं किया, अपने मन से आपने इसको क्रिएट नहीं किया। ये आपने जो बिजनेस की रेपुटेशन बनाई है, उसके नाम से ये आपकी गुडविल आपकी जनरेट हुई है। आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा ना,
आप पर्टिकुलर ब्रांड की ही चीजें खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका नाम बहुत है, और वो नाम जो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, गुडविल। तो ये इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप देख छू नहीं सकते। इसके बाद ये वैल्यूएबल एसेट है। हाँ, बिल्कुल है। इस और जब जिसकी गुडविल ज़्यादा होगी, गुडविल होगी, तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, अर्निंग्स होंगे, लेकिन ये गुडविल आपकी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आपने क्वालिटी डिक्रीज़ की, तो आपकी गुडविल डाउन चली जाएगी। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिज़नेस इज़ सोल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि गुडविल को हम तभी एनकैश कर सकते हैं जब हम पूरा बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। कैसे? आपकी जो बिजनेस की वैल्यू आ रही है, नेटवर्थ आ रही है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके अगर आपकी वैल्यू आ रही है 1 लाख रुपए की, और आप उसको बेच पा रहे हो 1.25 लाख में, मार्केट में आपकी वैल्यू 1.25 लाख की है, तो जो वो 25,000 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वही आपकी गुडविल है, वही आपको गुडविल का पैसा आपको मिल रहा है। तो ये कब हम कर पा रहे हैं? जब हम पूरा बिज़नेस बेच रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तभी हम इस गुडविल को एनकैश कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट गुडविल का यही है कि हम उसे एनकैश कब कर सकते हैं? जब बिज़नेस पूरा वाइंड अप होता है। अब इस गुडविल को एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है। उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, कांस्टेंट तो है ही नहीं। किसी भी कांस्टेंट्स और उसकी वजह से ये चेंज हो जाती है। तो हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करें? अब बारी आ जाती है वैल्यूएशन की भी, लेकिन उससे पहले दो चीजें और इंपॉर्टेंट टर्म्स है गुडविल से रिलेटेड, पहले इसको समझ लो। गुडविल आपकी परचेज्ड गुडविल भी हो सकती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी होती है। अब जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, 1 लाख के बिजनेस को 1.25 लाख में आपने बेचा। तो जिसने खरीदा 1.25 लाख में आपके बिजनेस को, तो उसने क्या किया? 1 लाख की तो एसेट्स और लाइबिलिटीज ली, बाकी 25,000 जो उसने आपको एक्स्ट्रा दिए, उसने आपसे गुडविल परचेज की है, आपकी गुडविल परचेज की है। तो उसके लिए वो परचेज्ड गुडविल हो गई। वो अपनी बैलेंस शीट में 25,000 गुडविल की अमाउंट दिखाएगा, और जब बैलेंस शीट में हम गुडविल की अमाउंट दिखाते हैं तो वो क्या है? परचेज्ड गुडविल। जब भी आपकी बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट आ रही है, फिगर आ रही है, इसका मतलब आपने किसी से बिजनेस परचेज किया, और वो बिजनेस परचेज किया है, इसलिए वो गुडविल की अमाउंट आ रही है, वो एक्सेस अमाउंट जो आपने उसको पे की। तो परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या फर्क है, समझो। परचेज्ड गुडविल आपको समझा दिया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? जो आप अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करके उसको चला रहे हो, और एक टाइम के बाद आपकी जो रेपुटेशन बन गई है, वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसे हम अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते। हम उसे अपनी बुक्स में कब शो कर सकते हैं? जब हम उसको शो ही नहीं कर सकते, हम इसको एनकैश कर सकते हैं ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और सेल करते हुए। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में हम उसे बुक्स में शो नहीं करेंगे, सिर्फ परचेज्ड गुडविल ही आपकी बुक्स में शो की जाएगी। क्लियर है? अब जो ये परचेज्ड गुडविल है, इसको आप बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लेते हो, एसेट साइड पर दिखा देते हो, लेकिन एक टाइम पीरियड में आप इसको अपनी बुक्स में खर्चे की तरह बुक भी करोगे, खर्चा डालते रहोगे। आपने अब कैश फ्लो का चैप्टर कर लिया है, या और भी चैप्टर्स हमने किए हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, रिटर्न राइटिंग ऑफ द गुडविल। तो वो क्या है? हम अपने गुडविल जो हमने परचेज की, उसको धीरे धीरे करके खर्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं, खर्चों में धीरे धीरे शो कर रहे हैं। जैसे मान लो 10,000 का आपने अमाउंट एक्सेस पे किया था, 10,000 की गुडविल है, जिसे हम आगे आने वाले 10 सालों में एंजॉय करने वाले हैं, उस रेपुटेशन के नाम से अर्न करने वाले हैं। तो 10 सालों में हम उस 10,000 की गुडविल को 1-1 हजार करके अपने खर्चों में डालते रहेंगे। क्लियर है? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी इंटरनली जनरेटेड है, कांट बी वैल्यूड इजीली, और ना ही बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर हो गया? अब बारी आती है गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाए। गुडविल को अगर हमें पार्टनरशिप में चेंजेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो रही है, डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप, तो उस टाइम पर हमको गुडविल की जो अकाउंटिंग करनी है, और उस अकाउंटिंग के लिए हमें
उस गुडविल की अमाउंट भी तो निकालनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यूएशन हम किस बेस पे करें, क्योंकि इसको इजीली नहीं किया जा सकता। तो उसकी वैल्यूएशन के लिए हमने कुछ मेथड्स निकाले हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम पिछले सालों के जो हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी अर्न किए, उसका बेस लेंगे, उसका एवरेज लेंगे और उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लेते हैं कि हाँ, हम अपने इतने सालों के प्रॉफिट को गुडविल मानेंगे, इतने सालों के प्रॉफिट को हम गुडविल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो आपके एवरेज प्रॉफिट मान लो 20,000 आता है, तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि 2 साल का, हम 2 साल नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब 2 साल का हम एवरेज प्रॉफिट अपनी गुडविल मानेंगे। तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा 40,000 रुपए। तो गुडविल आ गई आपकी 40,000 रुपए, उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए आपको एबनॉर्मल इनकम वो नेट प्रॉफिट में से हटानी है। किसी साल अगर आपको एबनॉर्मल इनकम हुई है, मान लो कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिला है या कोई आपको लॉटरी इनकम मिली है या कुछ और भी मिला है, तो वो एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम का मतलब जो इनकम आपकी नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल रूटीन से हट के कभी-कभी होती है, वो आपकी एबनॉर्मल इनकम कहलाएगी। कभी रेयरली आपको वो इनकम हो गई, तो वो आपकी एबनॉर्मल इनकम कहलाएगी, जिसे हम हटा देंगे। क्योंकि हम नॉर्मल वे में, नॉर्मल रूटीन में जो बिज़नेस कंडक्ट हम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें हमारे को क्या प्रॉफिट होता है, हमें तो वो चाहिए। इसी तरह से एब्नॉर्मल लॉस भी वो लॉस जो आपको जनरली नहीं होता। जनरली हमें ऐसा खर्चा या नुकसान नहीं होता इतना, जैसे कि कोई थेफ्ट हो गई या फायर ब्रेक हो गई, तो स्टॉक का अपने स्टॉक का डैमेज हो गया पूरा। तो ये आपका एब्नॉर्मल लॉस है, जो कि नॉर्मल रूटीन में ऐसा नुकसान नहीं होता, तो उसे हम वापस ऐड कर देंगे कि हमें ये ऐसा नुकसान नॉर्मली नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिखाया जा रहा है। हमारा प्रॉफिट नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से कम हो गया, तो हम उसे वापस ऐड करेंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये आपको डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट से। क्यों? हम बात कर रहे हैं अपने बिजनेस की, जो नॉर्मल हम बिजनेस कर रहे हैं, और अगर हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट किए, किसी और के शेयर खरीदे हैं, कहीं और हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, उससे रेंट की इनकम आ रही है, वो हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपने बिजनेस की, क्योंकि जो हम काम बिजनेस में कर रहे हैं उसी की तो रेपुटेशन होगी। इन्वेस्टमेंट से इनकम जो हो रही है, उसका आपकी गुडविल से क्या लेना देना? तो उस इनकम को हम माइनस कर दें। एग्जाम्पल समझ लो, आपको निकालनी है गुडविल 3 इयर्स परचेज के बेस पर, और एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट के 5 सालों का लेना है। तो यहाँ पर 5 सालों के प्रॉफिट या लॉस आपको दिया है। कहा है कि 1 जनवरी 2016 को फायर ब्रोक आउट हो गई, आग लग गई और आपका स्टॉक का डैमेज हो गया 3 लाख रुपए का, 70,000 रुपए का आपको क्लेम मिल गया इंश्योरेंस से। और अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है कि अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिला 80,000। तो इस क्वेश्चन को करते हुए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले 2013-14 में कोई चेंज नहीं आया, 4 लाख है। 14-15 में कोई चेंज नहीं आया, 5 लाख है। आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। ये 1 जनवरी 2016 को हुआ है, तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2015 को और खत्म होगा 31 मार्च 2016 को। तो 15 और 16 वाला जो आपका ये साल है, इसमें ये वाला फर्स्ट पॉइंट आएगा, जहां पर फायर से आपको डैमेज हुआ, आपके स्टॉक का डैमेज हुआ। कितना? 3 लाख का स्टॉक का नुकसान हो गया, लेकिन आपको 70,000 रुपए मिल गए। तो बाकी का नुकसान कितना बचा? 2,30,000 का एक्स्ट्रा ये लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, जो कि जनरली आपको नहीं होता रूटीन में। तो ये 2,30,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, इसको हम क्या करेंगे? वापस ऐड बैक करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, लॉस है तो ये माइनस है,
माइनस है, लॉस हमेशा हमारा क्या होता है, नेगेटिव में हम इसको शो करते हैं। और ये आपको वापस ऐड बैक करना है, 2,30,000 का जो नुकसान है, इसको आपको ऐड बैक करना है, तो 1,70,000 आएगा। जो गलती हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि इसी में ऐड बैक करने के चक्कर में ध्यान नहीं देते और इसको 2,90,000 कर दो। ऐसा नहीं करना, ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि आपको इसको प्लस है या माइनस, इसको ध्यान से रीड करके अटेम्प्ट करना है। दूसरी गलती हमारे से क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर हम ध्यान से नहीं रीड करते, फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर में कवर होगा ये भी ध्यान नहीं रहता, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद 16-17 में कोई हमारा चेंज नहीं आया, जो ये चेंज आया है 31 मार्च 2018 का है। तो ये आपका 17-18 वाले इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, जब आपको 80,000 रुपए का अनएक्सपेक्टेड रिफंड मिला। तो ये भी आपको कभी-कभी रेयरली इनकम है और आपके नॉर्मल रूटीन से हटके इनकम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल इनकम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 2.5 लाख में से माइनस करो 80,000, 1,70,000। अब इनका टोटल करो। आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जो बताए गए थे, उनकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब इन 5 सालों का प्रॉफिट बनता है 13,90,000। एवरेज निकालना है तो 5 साल के प्रॉफिट लिए हैं तो 5 से ही आप इसको डिवाइड करोगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,78,000 और आपको लेना है 3 इयर्स परचेज, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 से, तो अब आपकी गुडविल आ गई 8,34,000। ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। हो गया रिकॉल, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है। एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। डी एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है फॉर इक्वल शेयर, तो चारों का क्या हो गया, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। अब इस चीज के लिए आपको यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है लास्ट के 5 इयर्स के बेस पर। कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, 5 सालों के प्रॉफिट तो आपको दे दिए, लेकिन वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2016 को आपके पास एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000, जिसे आपने परचेज किया था, लेकिन आपने इसको गलती से ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया और इस कंप्यूटर पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 25%। तो क्या एंट्री होगी, कैसे करोगे, क्योंकि ये आपने मिस्टेक कर दी, इसको रेक्टिफाई करना होगा। और इसकी रेक्टिफिकेशन से आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो सबसे पहले देखो 2013 में 60,000 प्रॉफिट था। ये आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर में कवर होगा, पहले तो ये फाइंड करो। आपका फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2016 को शुरू होगा और 31 मार्च 2017 को खत्म होगा, ये उस फाइनेंशियल ईयर में आपके कवर होगा। क्लियर है, तो 1 अप्रैल 2016 को शुरू होकर के 31 मार्च 2017 का ये वाला आपका ईयर है, जिसमें 1,85,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 20,000 का, फिर आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, और एंड वाले ईयर में जब आपने एक कंप्यूटर खरीदा, एसेट खरीदी, लेकिन आपने उसको खर्चा डाल दिया। खर्चा डाल दिया, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट 1,85,000 का है, ये 1,85,000 से ज्यादा होना चाहिए। 40,000 का तो हमने जबरदस्ती का खर्चा डाला हुआ है, तो ये 40,000 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 2,25,000 हो जाएगा। 2,25,000 का प्रॉफिट तो हो गया। कंप्यूटर हम एसेट्स में भी डाल देंगे, लेकिन इस कंप्यूटर पे हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना है। 25% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और कितने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 5,000। तो अब आपका जो प्रॉफिट आ गया सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 2,20,000 का। तो अब 5 सालों का प्रॉफिट आपका आ गया 6,10,000, और 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से ही डिवाइड करोगे। लॉस है चाहे प्रॉफिट है, आपको इसमें नहीं सोचना कि प्रॉफिट ही लेना है। लॉस हुआ है तो वो भी आपको लेना है, लॉस है तो माइनस करोगे। तो 1,22,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, और गुडविल आ गई आपकी। कैलकुलेट कर लेना, 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब नेक्स्ट मेथड है आपका वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जनरली बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी समझ लो। इसमें क्या है, हर साल के लिए एक वेट दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा कि 2017 को हम 1 कहेंगे, 2018 को 2, 3, 4, 5। ये वेटेज वो खुद ही क्वेश्चन में देंगे आपको, और आपको क्या करना है, सिर्फ उस वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है।
मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट निकालो और जो वेट है उसका भी टोटल करो 15। अब 9,84,000 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे, फिर वो एवरेज आएगा। मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर टोटल ऑफ वेट, इतने से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कोई टफ नहीं था, इजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसको भी वैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो भी आपको दिया है, 2 ईयर्स दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपकी गुडविल। इसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम पूछा जाता है, या दूसरा मेथड एक और है कैपिटलाइजेशन, वो पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि जो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, जो पैसा आपने उस अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, आप उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और अगर आप उस पैसे को किसी और बिजनेस में लगाते तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपको कितना प्रॉफिट होता। तो उन दोनों में जो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो आपको अपने बिजनेस से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, अगर वो प्रॉफिट आपको अपने बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है, तो वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा कि आपको प्रॉफिट नॉर्मल मार्केट से, नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा हो रहा है, तो वो सुपर प्रॉफिट है। और वो सुपर प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी गुडविल है। तो इसको निकालोगे कैसे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना पैसा आपने लगाया हुआ है बिजनेस में, उसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली मार्केट में क्या रेट ऑफ रिटर्न है, कितना पैसा मिलता है। मान लो मैंने कहा 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, इस पर 10% से मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या कोई और इनकम मिलेगी, तो वो हो जाती है 10,000 रुपए। और अगर मैं ये 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा करके उसके 1.25 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए मिल रहे हैं और नॉर्मल मार्केट में 1,10,000 मिलते हैं, तो मुझे जो डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, ये 15,000 ही मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट है। कैसे करोगे देखो? इसमें भी आपको वही पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? कि एबनॉर्मल इनकम नहीं होनी चाहिए, एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करोगे समझो। यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट है 70,000 रुपए, जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का इंक्लूडेड है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब ये कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000। आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया है? 5.5 लाख, जिस पर 10% के रेट से आपको रिटर्न मिलता है, इनकम मिलती है। अगर आप दूसरे बिजनेस में लगाते हो, कहीं और लगाते हो, आपको गुडविल निकालनी है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना आपकी गुडविल मानी जाएगी। तो कैसे निकालोगे? पहले तो आपकी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 65,000 हो जाएगा। 70,000 है, लेकिन हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है 65,000। और अब हम ये 5.5 लाख रुपए जो हमने इस बिजनेस से लगाए हैं, इसको कहीं और लगाते तो 55,000 का नॉर्मल प्रॉफिट होता। हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमें 65,000 हो रहा है। तो ये 65,000 रुपए ज्यादा है नॉर्मल बिजनेस से। कितना? 10,000 रुपए ज्यादा है। यही आपका सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल हो गई आपकी 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 40,000 रुपए। क्लियर है? एक और देखो, क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अनुज और बेनू ने कैपिटल लगाई हुई है इस बिजनेस में 10 लाख रुपए। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब यही है कि जो पैसा आपने लगाया है, इस पर आपको रिटर्न अगर मिलता किसी और बिजनेस पे, तो वो 15% के हिसाब से मिलता। एनुअल सैलरीज टू द पार्टनर 60,000 दी जाएगी। और 3 सालों के आपके पास प्रॉफिट्स हैं। आपको गुडविल निकालनी है। कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए आपको पहले तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आप कितना अर्न कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर देखो, 3 सालों का आपने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, 3,60,000 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि हर साल अब एक चीज और की जाएगी कि हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे 60,000 रुपए। ईच पार्टनर को 60,000 रुपए दिया जाएगा। तो 2 पार्टनर है तो 1,20,000। इसका मतलब आपके इस प्रॉफिट में से 1,20,000 रुपए गए। बाकी का प्रॉफिट कितना बचा? 2,40,000 रुपए। तो ये 2,40,000 रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया।
क्लियर है? कंफ्यूज मत होना कि पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट ही तो है। बिल्कुल है, लेकिन अभी यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम इसे एज ए खर्चा मानेंगे जिसे हम माइनस करेंगे। तो 2,40,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट है। अब आपने जो पैसा लगाया हुआ है 10 लाख रुपए, अगर हम इसको मार्केट में लगाते तो हमें 1.5 लाख रुपए मिलते, और हम अर्न कितना कर रहे हैं? 2,40,000। तो 2,40,000 माइनस 1.5 लाख, 90,000 का आपको सुपर प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट आप अपने बिजनेस से ज्यादा अर्न कर रहे हो। कैसे अर्न कर रहे हो? क्योंकि आपकी गुडविल है, तभी तो लोग आपकी शॉप पर आ रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना लेना आपको? बेस क्या लेना है? 2 साल लेना है। तो 2 साल से मल्टीप्लाई करो, 1,80,000। तो ये सुपर प्रॉफिट का मेथड भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है। एक नया पार्टनर आएगा तब भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी ही होती है, पता ही है आपको। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 2 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर आपने पैसा कितना लगाया हुआ है बिजनेस में ये नहीं पता चल पा रहा। तो वो आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे? हमारा पैसा कितना लगा हुआ है हमें पता चलता है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है। पार्टनर्स की कैपिटल क्या-क्या है आपकी? 5 लाख, 4 लाख, और जो जनरल रिजर्व है, वो जनरल रिजर्व एक तरह से क्या है? आपका प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो कि पार्टनर्स को ही मिलना था। तो यहाँ पर ये जनरल रिजर्व भी आपकी कैपिटल में ही ऐड होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आपका इसी में ऐड होगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस किससे रिलेटेड होता है? पार्टनर से ही रिलेटेड होता है। उनकी कैपिटल में ही आप ऐड करते हो, यहाँ पर ऐड नहीं किया, हमने अलग से शो किया हुआ है। तो हम लेकिन पूरा पैसा जो पार्टनर्स ने लगाया हुआ है उसको निकालने के लिए इन सबका टोटल करेंगे। सन्ड्री एसेट्स नहीं लोगे आप। सन्ड्री एसेट्स नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पर हम सन्ड्री एसेट्स है तो सन्ड्री एसेट्स लेंगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है तो उसको माइनस करने के बाद जो नेट एसेट्स आती उसको हम ले सकते थे, लेकिन वो नहीं है। तो टोटल एसेट्स नहीं लोगे आप, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट लोगे। कैपिटल के साथ आपकी करंट लाइबिलिटीज भी होती है बैलेंस शीट में, जिसे हम इंक्लूड नहीं करते कैपिटल में। तो कैपिटल निकालने के लिए आपने ये चारों टर्म्स प्लस कर दी, कैपिटल इन्वेस्टेड निकल गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो, इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 15% का आपको प्रॉफिट होता तो 1,62,000, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए हो रहा है। तो कितना पैसा ज्यादा आप अर्न कर रहे हो? 38,000 रुपए। क्यों अर्न कर रहे हो ये सुपर प्रॉफिट? क्योंकि आपकी गुडविल है। गुडविल 3 साल के बेस पे निकालनी है तो 1,14,000 हो जाएगी। अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसको भी तो गुडविल देनी पड़ेगी। अगर वो नया पार्टनर आ रहा है तो वो भी तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन को एंजॉय करेगा, उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, और वो आ रहा है तो बाकी के 2 पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, अपना शेयर ऑफ गुडविल उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इस नए पार्टनर को उस शेयर ऑफ गुडविल को देना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका बनता कितना है? 1,14,000 में 1/4 शेयर ऑफ गुडविल उसका बनेगा 28,500 रुपए। ये जनरली पूछ लिया जाता है। और देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, एक फर्म है जिसकी एसेट है 1 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा है। एक्सक्लूडिंग स्टॉक मतलब कि स्टॉक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जबकि एसेट में हमारे टोटल सारी एसेट्स में हम स्टॉक को भी कवर करते हैं, तो स्टॉक तो इंक्लूड होना ही चाहिए। अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितना है? 60,000 है। करंट लाइबिलिटीज आपकी 10,000 है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे निकालोगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट आपके पास नहीं है, और आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड आप कैसे निकालोगे? एसेट प्लस स्टॉक माइनस करंट लाइबिलिटीज। जैसा कि मैंने कहा, टोटल एसेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल मानी जाएगी, और ये आ गई आपके पास 1,10,000। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड आपने निकाल ली, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। इसके हिसाब से 8800 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल अगर आप प्रॉफिट अर्न करते, अब यहाँ पर इसने कहा है कि ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000 एट 4 years परचेज ऑफ
सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकाली है वो दी गई है 60,000 रुपए। ऑलरेडी दी गई है कि गुडविल हमारी 60,000 रुपए जिसे सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने निकाला। तो गुडविल आपके पास 60,000 रुपए है, सुपर प्रॉफिट आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं निकाल सकते। तो गुडविल 60,000, सुपर प्रॉफिट के लिए एक्स लिखो, मल्टीप्लाइड बाय कितना नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 4 साल लिया है। तो अब ये 4 साल आप यहाँ पर लिखो। अब एक्स आप इसको फाइंड कर सकते हो, 60,000 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो 15,000 आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट अब आपके पास 15,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है। तो अब आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। 15,000 प्लस 8800, ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट 23,800 रुपए। तो इस तरह से मिसिंग इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पर गुडविल तो आपको दी है लेकिन आपको निकालना कुछ और है। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, आपका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में अब आप क्या करोगे? यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसको देखते हैं कि अगर हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसको अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। मान लो अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ 10,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट का कितना है, 10%। तो मैं कहूंगी मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, 1 लाख। लेकिन मैंने कैपिटल लगाई हुई कितनी है, 60,000। तो मैं 60,000 की कैपिटल लगा करके 10,000 रुपए कमा रही हूँ, जो कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे होता है। तो ये जो 40,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, वही मेरी गुडविल है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझो अभी। आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपके पास यहाँ पर दी हुई है। तो अब आप कैसे करोगे? हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो 72,000 है, इसको अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए मैं ये निकाल लूंगी। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है 10%, तो मैं मान लेती हूँ 10% इनकम है 72,000 रुपए, जो कि मैंने पैसा लगाया हुआ है, उसका 10% मुझे ये इनकम हुई है। तो मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है, कितने पैसे का ये 10% होगा? ऑब्वियसली 7,20,000 का ही 10% 72,000 बनेगा। तो 7,20,000 पर 7,20,000 पर आपको इनकम हो रही है 72,000 रुपए। इतनी कैपिटल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी इनकम होगी। ठीक है? अब देखते हैं हमने कैपिटल लगाई कितनी है। ये कह रहा है अगर आप 7,20,000 रुपए लगाते हो तो आपको 72,000 रुपए की इनकम हो सकती है। लेकिन आपने कैपिटल कितनी लगाई है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करो तो 5,70,000 रुपए की कैपिटल लगाई हुई है आपने। आप 5,70,000 रुपए लगा करके 72,000 रुपए कमा रहे हो, जो कि नॉर्मली 7,20,000 रुपए लगा करके पैसा कमाया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप कमा रहे हो, यही आपकी गुडविल है। जो आप कम पैसा लगा करके ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो, वही आपकी गुडविल है। तो 7,20,000 जो आपने कैपिटलाइज किया अपनी एवरेज प्रॉफिट को, माइनस जो आपने कैपिटल लगाई हुई है, उसको करके 1.5 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई। क्लियर है? रिकॉल हो गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन देखो, समझो। अनुपमा, पूर्णिमा, रुचिका 3 पार्टनर हैं बिजनेस में। उनके कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। कैपिटल के बैलेंसेस करंट भी है और फिक्स्ड भी है, दोनों ही हैं आपको। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है नेगेटिव, और क्रेडिट का मतलब इनके बैलेंसेस है। जो क्रेडिट कैपिटल के बैलेंसेस आपको पता ही है, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। अगर वो डेबिट है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, फर्म को बल्कि उनसे पैसा लेना है। तो अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। रेट ऑफ रिटर्न है 12% और गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करोगे, समझो। यहाँ पर हमारे पास 2,40,000 का एवरेज प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी होगी? अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये मेरी 12% इनकम है। ये 12% इनकम है, 2,40,000। ये 12% इनकम कितने पैसे पर होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट पर होगी? तो ये 12 से अगर आप इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, तो आपके पास वो अमाउंट आ गई
वो पैसा आ गया, वो फंड आ गया, जो आप पैसा लगाओगे 20 लाख रुपए, तो आपको 2,40,000 रुपए की इनकम हो सकती है। क्लियर है? मार्केट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 20 लाख रुपए लगाने पे 2,40,000 की इनकम होगी। लेकिन आपने कितनी कैपिटल लगाई है? तीनों पार्टनर ने मिलकर के कितनी कैपिटल लगाई हुई है? तीनों पार्टनर ने मिलकर कैपिटल लगाई हुई है 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और डेबिट है तो माइनस करो 60,000, माइनस करो 30,000 और प्लस करो 10,000 जो क्रेडिट बैलेंस है। तो टोटल कैपिटल आ गई तीनों पार्टनर की 15,20,000। अब ये पैसा आपने लगाया हुआ है, 15,20,000 रुपए लगा करके आप 2,40,000 की इनकम अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग। मार्केट तो कहती है कि 20 लाख लगाओगे तो ही 2,40,000 अर्न कर सकते हो, और आप तो 15,20,000 रुपए लगा करके 2,40,000 अर्न कर रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप अर्न कर रहे हो, कम पैसा लगा करके, वही आपकी गुडविल है। तो 20 लाख माइनस 15,20,000, 4,80,000 की आपकी गुडविल हो गई। क्लियर है? अब देखते हैं इस गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। वैल्यूएशन भी कर ली हमने, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। अब सोचो, अगर ये गुडविल आज हमने वैल्यूएट कर ली, हमें पता चल गया हमारे बिजनेस की इतनी रेपुटेशन है, ये वैल्यूएशन है, और आज अगर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, आज इसको हम वाइंड अप कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बांटते, तो क्या शेयर बनेगा। और अगर हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो ये जाकर के गुडविल आगे जाकर के जब डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो शेयर कुछ और बनेगा। तो उस शेयर के चेंज की वजह से किसी का गुडविल का शेयर कम हो रहा है और किसी का ज्यादा हो रहा है। और जिसका कम हो रहा है, क्या वो बियर करेगा? वो तो नहीं बियर करेगा ना, वो कहेगा नहीं, आज ही फिर तो सेल कर दो, मुझे मेरा शेयर दो। लेकिन उसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर जो जो पार्टनर जिसका नुकसान हो रहा है, गुडविल का शेयर कम हो जाएगा आगे चल करके, उसके लिए उसके गुडविल शेयर को उसको कंपनसेट किया जाएगा। कौन करेगा? जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, जिसके पास उसका गुडविल का शेयर जाने वाला है। कैसे फाइंड करोगे? देखो, तीन पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तीनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आर, they decided that in future R will get 1/5 share in profit। अब यहाँ पर पहले वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब फ्यूचर में वो चाहते हैं कि R का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा करके 1/5 कर दें। पहले उसका शेयर क्या था? 1/3 था। अब उसको घटा करके कितना मिलेगा? 1/5 मिलेगा। अ, तो इस चेंज की वजह से अब क्या होगा? इस चेंज की वजह से यहाँ पर गुडविल आपकी आपको निकाल के दी हुई है 3 लाख रुपए, आपको देखना है क्या 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 चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3 है। लेकिन अब जो नया पार्ट, ये जो पार्टनर आर है, इसको अगर हम 1/5 देंगे पूरे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, अगर हम आर को 1/5 दे देते हैं, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा आपके पास 4/5। 4/5 को ये दोनों पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कितना कितना बनेगा? 2/5 और 2/5। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ ये 1/5 आएगा, इसको चेंज कर लेना, ये 1/5 है। आर का शेयर हमारा क्या है? 1/5 है। और इन दोनों पार्टनर का, इन आर को 1/5 देने के बाद, आर को 1/5 देने के बाद आपके पास कितना शेयर बच जाएगा? पूरी एक चीज है, एक एक में से एक पार्ट निकाल दिया, उसका 5वां हिस्सा निकाल दिया, 1/5 निकाल दिया, तो 4/5 बच गया। 4/5 पार्ट को आपने दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, पी और क्यू में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, इक्वल है। तो 4/5 को भी आप इन दोनों में इक्वली बांटोगे, तो दोनों को कितना कितना मिलेगा? मान लो आपके 5 हिस्से थे, 5, एक चीज के 5 हिस्से थे, एक हिस्सा आपने आर को दिया, बाकी कितने बचे? 4 हिस्से, जो कि 4 हिस्से आपको बांटने हैं पी और क्यू में बराबर बराबर। तो आप कितने कितने दोगे? 2 हिस्से पी को दोगे, 2 हिस्से क्यू को दोगे। तो हिस्से आपने कितने में से किए? 5 में से। तो 5 में से 2 हिस्से पी को मिले, 2 हिस्से क्यू को मिले, और एक हिस्सा आर को मिलेगा। ये टाइपिंग एरर है, 1 आएगा यहाँ। क्लियर है? अब हम कंपेयर करते हैं, तो देखो, पहले पी का शेयर था 1/3, नए के शेयर के अकॉर्डिंग उसका शेयर हो गया 2/5। अब बताओ, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा या घटा?
उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है, उसको फायदा हो रहा है 1/15 का। डेफिनेट है, पक्का है। क्यों है? क्योंकि देखो पहले जो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 था, वो तो उसका घट गया ना, 1/5 हो गया। तो उसको उसका सेक्रीफाइस होगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है और इन दोनों को गेन होगा। तो इन दोनों को गेन हो रहा है, इन दोनों को फायदा हो रहा है, और आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। हमने कंपेयर करके देखा, आर सेक्रीफाइस कर रहा है और पी और क्यू गेन कर रहे हैं। तो अब आर को अगर गुडविल का आज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो आर का शेयर ऑफ गुडविल कुछ और बनेगा। कितना बनेगा? 3 लाख में 1 लाख रुपए बनेगा। लेकिन अगर आगे चल करके बटेगा, तो इसका शेयर कितना बन जाएगा? 60,000 ही बनेगा। 3 लाख में से 3 लाख के 5 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से एक हिस्सा इसको मिलेगा, जो कि 60,000 मिलेगा। तो इसको तो 40,000 का नुकसान हो गया। तो ये 40,000 का नुकसान क्यों बियर करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसी चीज को कंपनसेट करेंगे वो दो पार्टनर्स जिनको फायदा हो रहा है। ये दोनों पार्टनर जितना जितना इनको गेन हो रहा है, वो उतना शेयर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? कैसे कैलकुलेशन करोगे? 3 लाख रुपए में यहाँ पर उनको 1/15 कितना गेन हो रहा है, इतना शेयर और बढ़ जाएगा ना। पी का इतना शेयर ऑफ गुडविल और बढ़ रहा है, तो इसी की अमाउंट अब आप निकालोगे कि 3 लाख का इतनी फ्रैक्शन की अमाउंट कितनी बनेगी? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए बनेगी ना। तो ये इसको बढ़ करके मिलेगी। आगे चल करके इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? 1,20,000 होगा। पहले मिलता 1 लाख, अब आगे चलकर 1,20,000 मिलने वाला है। तो जो 20,000 रुपए है, इसको किसकी वजह से मिल रहा है? आर की वजह से। आर अपना शेयर ऑफ गुडविल कंपनसेट कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसी को ही आज की डेट में जो वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा देना होगा आर को। इसी तरह से क्यू को फायदा हुआ, क्यू की वैल्यू भी इतनी बनती है 20,000 रुपए, तो ये भी लेकर आएगा। अब यहाँ पर हमको जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमें पता है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो हम क्रेडिट करते हैं, और जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होगी। उन दोनों पार्टनर के जो गेन कर रहे हैं, इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जो सेक्रीफाइसिंग है उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसके कैपिटल में एडिशन होगा, और इन दोनों के कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा, ये पे करेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब बारी आती है एक क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, जो कि डिसाइड कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से हम 5:3 करें। तो गुडविल आपकी वैल्यूएशन की जाएगी 2 इयर्स परचेज पर, 3 साल के प्रॉफिट के बेस पर। तो 3 साल के प्रॉफिट्स आपके पास हैं, कैसे निकालोगे? देखो पहले तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें। 36,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल हो गई 72,000 रुपए। शेयर की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज की वजह से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये निकाल लो जल्दी से। ए का सेक्रीफाइस आ रहा है, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का गेन आ रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। तो ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इतना गेन कर रहा है, इक्वल है। समझ में आ गया? तो ये अगर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, इसका शेयर ऑफ गुडविल बढ़ रहा है, तो आपको देखना है कि इसको कितना गुडविल बढ़ करके मिलेगा। तो वो होगा आपका 1/8 ऑफ 72,000, 9,000 रुपए इसको आगे चल करके गुडविल बढ़ करके मिलेगी, और इसको 9,000 रुपए घट के मिलेगी। तो अब ये एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। एंट्री समझ में आ गई? याद रहेगी? यहाँ पर गुडविल का नाम कहीं नहीं आएगा, आपस में पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट हो रही है। क्योंकि गुडविल को हम बुक्स में दिखा नहीं सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में नहीं दिखा सकते। लेकिन उसकी जो वैल्यू आज की डेट में है, उसकी वजह से जो जिसका शेयर बनना था और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी हम आपस में पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट कर देते हैं। इस चीज को याद रखना। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आर का शेयर 1/7 हो जाता है, और यहाँ पर 42,000 की गुडविल है। तो कैसे करोगे एंट्री? यहाँ पर देखो, ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, न्यू रेशियो आर की 1/7 है। तो अब यहाँ पर देखो, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/7 है, तो बाकी दो पार्टनर्स के कितना मिलेगा? उनको मिलेगा 6/7, और इन
6/7 में से 7 पार्ट थे। वही बात हो गई ना, कोई चीज़ है जिसके 7 हिस्से हैं, उसमें से 1 हिस्सा आपने आर को दे दिया, बाकी हिस्से कितने बचे? 6। 6 में से पी और क्यू को दोनों को देना है बराबर-बराबर, तो 3 हिस्से किसको मिलेंगे? पी को मिलेंगे और 3 हिस्से ही क्यू को मिलेंगे। लेकिन हिस्से कितने थे? 7 हिस्से। 7 में से 3 आपने पी को दिए, क्यू को भी 3 दिए और 1 हिस्सा मिलेगा आर को, तो नई रेशो आ गई 3:1। अब देखो क्या चेंजेस आए। आपको पता ही चल रहा है किसने सैक्रिफाइस किया, आर ने सैक्रिफाइस किया और पी और क्यू ने गेन किया। तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? सैक्रिफाइसिंग कौन है? आर है। आर को आप क्रेडिट करोगे और पी और क्यू को डेबिट करोगे, इतना तो पता चल गया। लेकिन अब अमाउंट क्या होगी? गुडविल की अमाउंट आपके पास है 42,000 और इन दोनों ने कितना कितना गेन किया? पी ने कितना गेन किया? पी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बढ़ करके उसको मिल रहा है? यही फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना है गुडविल की अमाउंट को, तो वो आ रहा है 4,000 रुपए की गुडविल उसको बढ़ कर के मिलेगी। तो ये गेन कर रहा है, तो इसी तरह से क्यू भी गेन कर रहा है 4,000 और आर का शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है 8,000। जो ये गेन कर रहे हैं वही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये आपका टैली करना चाहिए। मेन पॉइंट ये है, आपका टैली करना चाहिए। टैली नहीं करता इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो पी और क्यू को डेबिट करो और आर को क्रेडिट करो। सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा, गेनिंग डेबिट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो पेमेंट करेंगे और आर रिसीव करेगा उस पेमेंट। अब बारी आती है रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उनका क्या किया जाएगा? हमारी बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी तो है, उनका क्या करें? उनका भी वही हिसाब किताब है कि आज की डेट में, आज की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कुछ और शेयर बनेगा और आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कुछ और शेयर बनेगा और वो चेंज में भी इनका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो इस केस में दो केसेस हो सकते हैं। पार्टनर्स दो चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि वो सोचते हैं कि जो आज की डेट में हमारे रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी हमारे बचे हुए हैं, आज की रेशियो के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो हमारी ओल्ड रेशियो है, अभी चेंजेस नहीं लाए हैं, चेंज लाने से पहले तक की जो बैलेंस शीट है, उसमें जो रिजर्व्स हैं आपके, प्रॉफिट्स हैं, उसको हम ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपस में पार्टनर्स। दूसरा डिसीजन वो ये भी ले सकते हैं कि हम ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट ही ना करें, इसको एज इट इज चलने दें। तो उस केस में आपको गुडविल की तरह ही ट्रीटमेंट करनी होगी। गेनिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करना होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा आगे चल करके, तो डेफिनेटली उसका रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी शेयर बढ़ जाएगा और जिसका घट गया तो उसको घट करके मिलेगा। लेकिन आज उसका शेयर कम ज़्यादा बन रहा है तो वो उस चीज़ को क्यों छोड़ेगा? उसको कंपनसेट किया जाएगा। जिस तरह से हमने गुडविल के लिए कैलकुलेशन की, उसी तरह से यहाँ पर रिजर्व्स के लिए भी आप कैलकुलेशन करोगे। अगर हम पूरा-पूरा रिजर्व्स ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको पता है रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब आप ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो अकाउंट्स आपके डेबिट हो जाएँगे और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो पार्टनर्स के अकाउंट में एडिशन होगा। ये रिजर्व्स एक तरह से क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर आप पार्टनर्स को दोगे, तो उनकी कैपिटल में एडिशन होगा और जब इसकी बारी बारी जब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तब हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। किस तरह से? जैसे गुडविल की क्या? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा? आएगा। जब हम अभी क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे? यहाँ पर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके क्या हैं? जैसे कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व भी एक जनरल रिजर्व ही नहीं है आपका। रिजर्व भी आपके कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें से आपका एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जिसका मतलब क्या है? कई बार हमारा जो बड़ी-बड़ी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पर वर्कर्स का कोई क्लेम आ सकता है। कोई वर्कर्स स्ट्राइक पे जा सकते हैं या वर्कर्स सैलरी हाइक करनी पड़ सकती है या किसी पॉइंट पर हमें वर्कर्स को कुछ एक्सीडेंटल कंपनसेट करना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, टाइम टू टाइम
रिजर्व बना देती है, रिजर्व बना करके अलग से रखती है, ताकि कभी कोई ये बड़ा खर्चा आए तो हम उसको दे सकें, कंपनसेट कर सके, खर्चा निकाल सके, इमीडिएटली हमारे लिए डिफिकल्टी ना हो जाए। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका बन जाता है। तो अब ये इस केस में आपके पास 4 केसेस है। क्या है? अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, लेकिन कोई वर्कर्स का क्लेम ही नहीं है, जिस डेट को आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, उस टाइम पर आपकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो हो रहा है, लेकिन वर्कर्स का कोई भी क्लेम नहीं है। तो अब हम क्या करें? हम क्या करेंगे? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा का पूरा। रिजर्व क्या है? एक तरह से प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट आपने ट्रांसफर किया इसमें। तो ये प्रॉफिट है जिसे हम पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे। न्यू रेशो की अभी कोई बात नहीं हो रही है। ये सारा का सारा काम, सारा बिजनेस आपका पहले वाला है, तो पहले के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। रिजर्व का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, खत्म हो रहा है। सॉरी। खत्म हो रहा है, इसको आप खत्म कर रहे हो, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में एडिशन हो जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा केस क्या बनता है? जब क्लेम आपका कम है, क्लेम तो है लेकिन वो आपके इस रिजर्व से कम है। मान लो आपका क्लेम है 20,000 का और आपके पास रिजर्व है 25,000 के, तो रिजर्व आपका ज्यादा है, क्लेम कम है। हमने एक पॉकेट मनी इकट्ठी की हुई थी, जिसमें से हमारे पॉकेट मनी में से खर्चा कितना हो रहा है? 20,000 का हो रहा है, तो 5,000 रुपए अभी भी हमारे पास बच गए ना। तो अब हम क्या करेंगे? वो जो 20,000 का खर्चा था, वो तो हम पूरा का पूरा अपने इस रिजर्व में से, पॉकेट मनी में से एडजस्ट कर देंगे और बाकी 5,000 रुपए जो बच गए, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या बनेगी? ये रिजर्व तो आपको पूरा ही खत्म करना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो आपका पूरा डेबिट हो जाएगा। मान लो 25,000 था, 25,000 से आपने डेबिट किया। जो क्लेम आपको देना है, अभी दिया नहीं है, आप इसको फाइनल कर रहे हो कि हाँ देना है, तो अब आपकी बैलेंस शीट में ये शो होगा, प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट 20,000 रुपए से जो आपको देना है। अभी दिया नहीं है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्रेडिट लाइबिलिटी बन गई। अब आपका ये जो आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट क्रेडिट करोगे 20,000 रुपए। बाकी जो 5,000 रुपए बचे, उसको आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है? 25,000 का आपने क्या किया? 25,000 में से जो क्लेम आपने एक्सेप्ट कर लिया, लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ इतनी लाइबिलिटी है हमारी, 20,000 इससे एडजस्ट हो गई। बाकी 5,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये दूसरा केस समझ में आ गया। तीसरे केस में अब क्या करना है आपको? जब क्लेम और WCR बराबर है, मतलब कि हमारा जो रिजर्व अगर मान लो 25,000 था और क्लेम भी 25,000 का आ गया, तो जितनी पॉकेट मनी थी उतना ही खर्च हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो क्लेम था और ये जो रिजर्व था, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपकी नई लाइबिलिटी बन जाएगी टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, जो कि बैलेंस शीट में शो होगी 25,000 रुपए से। जब आप नई बैलेंस शीट बनाते हो, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाते हो, वहां पर आप इस प्रोविजन फॉर WCR को दिखाते हो जब आप क्लेम एक्सेप्ट कर लेते हो। क्लियर है? अब आ रही आती है, क्लेम ज्यादा है और WCR कम है, पॉकेट मनी कम है लेकिन खर्चा हमको ज्यादा करना है। पॉकेट मनी हमारी कम जुड़ पाई और हमें जो चीज खरीदनी है उसके लिए पैसे ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा? रिजर्व तो हम पूरा का पूरा, पॉकेट मनी तो पूरी यूज कर लेंगे, उसके साथ हमें जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है वो भी हमको खर्च करना पड़ेगा और उसको खर्च करने के वजह से हमें क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान को हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी हम चेंज करते हैं तो हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं। रिवैल्यूएट करने का मतलब है हम चेक करते हैं कि हमारी कोई एसेट बढ़ी या कोई लाइबिलिटी बढ़ गई है। आज की डेट में हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स का क्या स्टेटस है? बढ़ रही है या घट रही है? तो जैसे कि यहाँ पर ये क्लेम आपका नया आया, आपका क्लेम ज्यादा आ रहा है, जो आपका ज्यादा अमाउंट का है, मान लो 25,000 का आपका रिजर्व है और क्लेम आपका 30,000 है,
तो जो ये 5,000 का जो डिफरेंस है, 25,000 तो आप एडजस्ट कर दोगे पॉकेट मनी से। 5,000 का जो एक्स्ट्रा क्लेम आ रहा है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में खर्चे में डालेंगे कि ये हमें एक्स्ट्रा खर्चा आया, एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। क्लियर है? तो अब रिजर्व आपका खत्म हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। जो खर्चा आपका एक्स्ट्रा आया, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। खर्चा है, मानते हो ना? तो खर्चे को हम कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ही करते हो ना? उसी तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसमें आप डेबिट करोगे। और जो ये खर्चा आपको डालना है, सॉरी, ये जो लायबिलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली, तो उसके लिए प्रोविजन फॉर डब्ल्यूसीआर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 30,000 से। अब यहाँ तो ये सब कुछ ठीक से समझ में आ गया, लेकिन ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा अब जनरेट हो गया, ये किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली ये भी पार्टनर्स के पास जाएगा। जब प्रॉफिट उनको मिलता है, रिजर्व उनको मिलता है, तो अगर ये एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, तो ये भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशियो में। तो लॉस या खर्चा है, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दूसरी तरह का रिजर्व है। अब इसका क्या पर्पस है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो अब आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, उसके प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, और इस झटके से बचने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं कि कहीं हमें हमारी इन्वेस्टमेंट हमने जो की हुई है, उस पे ज्यादा नुकसान ना हो जाए। आप पहले ये बताओ, आप रिजर्व किसके लिए बनाओगे? अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो रहा है, तो आप रिजर्व बनाओगे, या आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसके लिए रिजर्व बनाओगे? आप किसी नुकसान से बचने के लिए रिजर्व बनाते हो ना, किसी एक्स्ट्रा खर्चे से बचने के लिए रिजर्व बनाते हो ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के पैसे अगर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए नहीं है। ये आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे अगर गिरते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू गिरती है, फॉल होती है, तो उसके लिए है ये। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, मार्केट वैल्यू अगर आपकी बुक वैल्यू से कम हो रही है, तब आप इस रिजर्व का यूज करोगे, इस रिजर्व को एडजस्ट करोगे। कैसे करोगे? मान लो आपकी बुक वैल्यू, आपने जो बुक्स में वैल्यू दिखाई है और जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, दोनों सेम है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लेते हैं 20,000 रुपए आपने बैलेंस शीट में शो करी है, और मार्केट में भी इसकी वैल्यू 20,000 रुपए ही है, तो दोनों सेम है। और यहाँ पर आपके पास रिजर्व आपका 10,000 रुपए का स्टैंड कर रहा है। तो अब क्या करें? फ्लक्चुएशन तो कुछ हुआ नहीं, कोई मार्केट में फॉल तो हुआ नहीं, नुकसान हमें हुआ नहीं जिसे हम इससे एडजस्ट करें। तो ये 10,000 रुपए का जो रिजर्व हमारे पास एज इट इज बचा हुआ है, चेंज इन पीएसआर के टाइम पर जब हम अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इस रिजर्व का हम क्या करें? इसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आईएफआर आपका खत्म हो जाएगा। तो आईएफआर अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। उनके ही प्रॉफिट में एडिशन हो रहा है, उनके ही कैपिटल में एडिशन हो रहा है। दूसरा केस, अगर आपका फॉल इन वैल्यू, अगर मान लो आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो फॉल आ रहा है, मान लो आपकी जो बुक वैल्यू है 20,000 की और मार्केट वैल्यू 15,000 की हो गई, तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस में कितना चेंज आया? कितने पैसे से कम हो गया? 5,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। फॉल इन वैल्यू कितना हुआ? 5,000। और आपके पास रिजर्व कितने का है? 10,000 का। तो हम उस फॉल इन प्राइस 5,000 को एडजस्ट कर सकते हैं आईएफआर से, जिसके लिए हमने ये रिजर्व बनाया है। उसी से हम इसको एडजस्ट करेंगे ना, कि हमें 5,000 का ये जो झटका लगा, हमारी इन्वेस्टमेंट का प्राइस घट गया, हम 5,000 को अब किससे एडजस्ट करेंगे? अपना रिजर्व से, जिसके लिए हमने ये बनाया। तो 5,000 जो पैसा कम हुआ, वो 10,000 में से माइनस हो गया, लेकिन जो 5,000 और बच गए हमारे, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी और रेशो में। एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी, वो भी घट गई। अब आप 20,000 से उसको 15,000 शो करोगे, तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। यही करोगे ना? 5,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे।
और 5,000 जो IFR के बच गए वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 10,000 यहाँ पर डेबिट हुआ, 5,000 इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ और 5,000 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर आपका फॉल इन प्राइस और IFR दोनों सेम है, मान लो आपकी जो बुक वैल्यू थी 20,000 और मार्केट वैल्यू 10,000 रह जाती है, तो 10,000 का आपको झटका लगा, 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, खत्म हो गई और आपका IFR भी 10,000 का स्टैंड कर रहा है। तो जितना फॉल हुआ उतना ही IFR आपके पास है। हमारी पॉकेट मनी हमने उतनी ही तैयार रखी हुई है, उतनी पॉकेट मनी है जितने का हमारे पास नुकसान हुआ। तो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ और 10,000 रुपए का ही हमारे पास रिजर्व है, दोनों आपस में एडजस्ट हो गए, कोई बात नहीं। तो IFR आपका खत्म हो गया, डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट अब आपको 10,000 की दिखानी है और 10,000 से वैल्यू कम करनी है, तो 10,000 रुपए आप क्रेडिट करोगे। अब आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस में जहां आपके IFR 10,000 रुपए से फॉल इन वैल्यू ज्यादा है, मान लो आपकी बुक वैल्यू थी 20,000 रुपए और मार्केट वैल्यू रह गई है 5,000 रुपए। मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही 5,000 रुपए रह गई, तो कितना फॉल आ गया? 15,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे और आपने अपनी पॉकेट मनी रिजर्व कितना तैयार किया था? 10,000 रुपए। तो ये रिजर्व तो कम रह गया और फॉल इन वैल्यू ज्यादा हो गया, 15,000 का नुकसान हो रहा है, रिजर्व 10,000 का है। तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 का नुकसान हुआ, इसका क्या करेंगे? जितना हम नुकसान अपना रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं उतना तो हम रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा नुकसान है उसको हम कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डालेंगे। एक्स्ट्रा नुकसान के लिए हमारे पास क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो और ये 15,000 का जो झटका लगा, 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम हो गई, तो 15,000 से आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ताकि अब आप बुक्स में इन्वेस्टमेंट 5,000 से ही शो कर सको। अब ये जो नुकसान है, ये एंट्री करना बिल्कुल मत भूलना। जनरली यही गलती होती है कि हम जो ये वाली एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है, हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं। तो ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, खत्म हो जाएगा। ये 4 केस थे, लेकिन एक और केस भी है। जब आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घटे ही ना, आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घटे ही ना, बुक वैल्यू 20,000 है और मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की बढ़ करके 25,000 हो गई और रिजर्व आपने 10,000 रुपए तैयार किया हुआ है। रिजर्व तो आपने घटने के लिए तैयार किया हुआ है ना, बढ़ने के लिए थोड़ी ना तैयार किया है। तो जो वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई 5,000 का, तो वैसे ही आपको फायदा हो रहा है। तो अब रिजर्व तो आपका एज इट इज 10,000 का बच जाएगा। तो इस रिजर्व का क्या करें? इस रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एज इट इज इनका प्रॉफिट है, इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके अलावा भी आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई 5,000 रुपए से, वो भी फायदा हो रहा है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब आप डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है 5,000 से, तो बढ़ा करके दिखानी है, तो डेबिट करोगे। और प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और ये प्रॉफिट अब फाइनली आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। तो नुकसान होता है तब भी आपको ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन का नुकसान डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर आपको फायदा हो रहा है तब भी आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सब समझने के बाद अब देखो एक क्वेश्चन को समझो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्लियर कर देती हूँ। अगर इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व्स के बारे में आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है, या लिखा होगा डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू कैरी ऑन, एज इट इज बैलेंस कैरी ऑन करना चाहते हैं, बैलेंस शीट में ऐसे ही शो करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो अपने बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व्स को खत्म नहीं करना चाहते, कोई भी रिजर्व खत्म नहीं करना चाहते, तो आप उसकी एंट्री गुडविल की तरह करोगे, जैसे मैंने आपको समझाया, कंपनसेट करोगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से करोगे। लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है कि पार्टनर्स चाहते क्या है।
डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते? उस केस में आप क्या करोगे? क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में आप सीधा-सीधा जितने भी रिजर्व्स हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में। क्लियर है? तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, क्या करें? तो लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वो सारे प्रॉफिट्स, रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स देख करके। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपको कुछ केसेस दिए हैं 7-8, इन 5-6 केसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंट्रीज बतानी है। इंफॉर्मेशन क्या है? पीएसआर आपका चेंज हो रहा है। साथ में यहाँ पर ये देखो, आईएफआर का बैलेंस है 54,000 रुपए। बुक्स में बुक्स में कितनी वैल्यू है आपकी? 6 लाख रुपए। आईएफआर आपका 54,000 रुपए। अब वो कह रहा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या करें? इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ही है। आईएफआर आपके पास 54,000 रुपए, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनकी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। नई रेशो से कोई लेना देना नहीं है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। हम इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले के टाइम पर पार्टनर्स ने जो मेहनत की, उनके बीच में उसी रेशो में, उसके अकॉर्डिंग ही, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आईएफआर आपका खत्म हो जाएगा, उसको डेबिट कर दो और पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो, जिसका जितना शेयर बनता है। क्लियर है? फर्स्ट केस था जहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम यही मानेंगे कि कोई चेंज नहीं हुआ और आईएफआर हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा केस, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए, तो हमने जो दिखाई है वो भी 6 लाख है और ये जो हो गई है वो भी 6 लाख है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फॉल नहीं आ रहा हमारी इन्वेस्टमेंट में, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आईएफआर आपका एज इट इज बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज इट इज बचा हुआ है। हम इसे ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आईएफआर आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे, खत्म हो जाएगा। थर्ड केस है आपका, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6 लाख की जगह 5,91,000 हो गई। तो यहाँ पर फॉल आ गया, 6 लाख की जगह 5,91,000, मतलब 9,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, जिसके लिए हमने रिजर्व बनाया हुआ है 54,000 रुपए। तो जितना फॉल हुआ है उसको हम अपने इस रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे, जिसके लिए हमने इसको बनाया, तैयार किया। तो 54,000 में से 9,000 रुपए तो ये चले गए, एडजस्ट हो गए। बाकी कितने बचे? 45,000 अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो आईएफआर तो पूरा ही जाएगा आपका, 54,000 से डेबिट हो जाएगा। और जो 9,000 रुपए हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी घट गई है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 9,000 से, और तीनों पार्टनर्स में जो बाकी का आईएफआर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ केस देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और भी घट गई, 5,28,000 रह गई। 6 लाख की जगह 5,28,000, मतलब कि नुकसान कितना हुआ आपको? 72,000 का। अब ये नुकसान, फॉल इन प्राइस 72,000 ज्यादा है, रिजर्व हमारे पास 54,000 है, पॉकेट मनी हमारी कम है, और हमारे पास नुकसान जो हुआ हमारा वो 72,000। तो जितना नुकसान हम रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं वो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ उसे हम कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो अब देखो, यहाँ पर रिजर्व में तो आपके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन जो ये नुकसान था 18,000 का, इसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करो, और इससे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपका एडजस्ट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 18,000 से, जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, नुकसान हुआ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका 72,000 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि इतनी अमाउंट से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अब रिवैल्यूएशन का जो लॉस था, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो गया, क्लोज हो गया। रिवैल्यूएशन का अकाउंट आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते हो। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तभी की तभी, लॉस होता है तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रिवैल्यूएशन के बैलेंस को आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे, ये याद रखना। इसके बाद छठा, सॉरी, फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख से बढ़ करके 6,60,000 हो गई। तो अब ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी बढ़ गई, 60,000 से बढ़ गई। ये फोर्थ केस नहीं, फिफ्थ केस है, जहां पर 60,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई।
तो 60,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो ये तो आपके लिए फायदा हो गया, ऑलरेडी फायदा है। आईएफआर तो आपने नुकसान के लिए क्रिएट किया था कि अगर नुकसान हुआ तो हम इससे एडजस्ट कर देंगे, तो ये तो ऑलरेडी आपको फायदा हो रहा है। तो ये 60,000 भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आईएफआर भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जो 54,000 का आईएफआर है वो आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तीनों पार्टनर में 54,000 रुपए पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करे, खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो 60,000 के अमाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई, तो ये आपको फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसको डालोगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, याद रखना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्रेडिट किया आपने प्रॉफिट, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है? तो एंड में यहाँ पर जब भी ये लॉस होगा तब भी आपको ध्यान रखना है कितनी एंट्रीज बन रही है, और प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको ध्यान रखना है कितनी एंट्री बन रही है, पूरा करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो, अब जो बात आ रही थी कि वो डिसाइड करते हैं कि हमारे बैलेंसेस एज इट इज रहे तो क्या करना है। यहाँ पर देखो XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, जिसे वो चेंज करके 2:3:5 करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2022 से। अब यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 आ रहा है, और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट क्या है, 12,000 है। ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये आपका एसेट साइड पर शो किया जाता है क्या? आप बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट पे बड़ा खर्चा कर देती करती है ना, और वो बड़ा खर्चा जो करती हैं, वो खर्चा तो कर देती हैं, जिसका बेनिफिट उनको आने वाले सालों में मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, लेकिन हम करते क्या हैं, उस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को पूरा का पूरा एक ही साल में एडजस्ट नहीं करते, उसको पूरा का पूरा एक ही साल में बुक नहीं करते। मान लो आपने 1 लाख का एडवर्टाइजिंग का खर्चा कर दिया, जिसका बेनिफिट आप सोचते हो आने वाले 5 सालों में मुझे मिलेगा। तो आप 20-20 हजार रुपए का खर्चा हर साल डालते हो, 20,000 का खर्चा डाल करके 80,000 रुपए आपने बैलेंस शीट में शो किए। तो ये जो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट है ना, ये फिक्टिशियस एसेट है। इसे हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट। ये आर्टिफिशियल एसेट है, ये एसेट नहीं है एक्चुअल में, ये आपकी एसेट नहीं है, ये तो आपने जबरदस्ती की एसेट क्रिएट की है। क्लियर है? ये तो वो खर्चा है जिसका आप सोच रहे हो कि बेनिफिट मिलेगा आगे चल करके, आप इसको डालोगे, खर्चों में डालोगे, तो ये आपकी फिक्टिशियस एसेट है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल, तो आप एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट बेधड़क लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको इसकी क्या क्या करनी है, ये एसेट साइड पर आता है और ये आपका क्रेडिट साइड पर आता है, प्रॉफिट है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको, कैसे करोगे? बुक्स में वो कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं लाना, जो बैलेंसेस है वो एज इट इज ही रखने हैं। लेकिन अब करें क्या, कैसे करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो इसकी चेंज की वजह से क्या होगा, देखो 24,000 का प्रॉफिट था, ये एक तरह से खर्चा है जिसे हम माइनस करेंगे, तो नेट 12,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो बटना है। पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग बटेगा तो क्या शेयर बनेगा सबका, और नई रेशो के अकॉर्डिंग बनेगा तो क्या शेयर बनेगा। तो आपको देखना है कि किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसको गेन करना पड़ रहा है, और किसी पर इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा, तो वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर मेनली आपको सेक्रीफाइस और गेन देखना है, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो उसके साथ तो कोई हमको एडजस्टमेंट्स करनी नहीं है। जो पहले उसको मिलना था वही आगे चल के मिलेगा, तो वो ना तो फायदे में है ना ही नुकसान में है, वो कांस्टेंट न्यूट्रल में है। तो अब यहाँ पर एक्स का नुकसान हुआ है इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, उसका इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। आगे चल करके जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट्स, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा, और जेड को आगे चलकर जब भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको फायदा होगा। तो जेड क्या करेगा, वह एक्स को कंपनसेट करेगा, जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है या जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो सेक्रीफाइस कर रहा है या खरीद रहा है। हम इसको ये भी मान सकते हैं कि एक्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है और जेड खरीद रहा है। खरीद रहा है तो इसको पेमेंट करनी होगी और इसको पेमेंट मिलेगी। तो कितनी मिलेगी? 12,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट में इतने फ्रैक्शन से उसको वो घट के मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 12,000 की आप निकालोगे, तो 12,000 में देखो यहाँ पर मैंने करके भी दिखाया है। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,000 बनता था एक्स का, नए के अकॉर्डिंग 2400 हो गया, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया कितने से? 3600 रुपए से उसका नुकसान हो रहा है, जेड को 3600 रुपए बढ़ करके मिलेंगे। तो यही आपको
समझाना था। लेकिन आप एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। कैलकुलेशन ऐसे करनी है, फ्रैक्शन से आपको निकालनी है अमाउंट। 3/10 ऑफ 12,000, 3600 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, जो कि उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करो, एक्स कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 3600 रुपए से। क्लियर है? अब हमने बुक्स में चेंजेस करे बिना जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, वो तो एज इट इज नई बैलेंस शीट में भी दिखाए जाएंगे बैलेंसेस। आपने जो चेंज किया वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेंजेस किए, आपस में उनकी कैपिटल के बैलेंसेस में ही चेंजेस आए हैं। क्लियर है? तो बैलेंसेस अगर आप अब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट क्लियरली एज इट इज पहले की तरह ही दिखाओगे। अब देखो, आपकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो रिवैल्यूएट होती है, तो क्या होता है, एसेट्स अगर बढ़ेंगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा। फायदा होगा तो आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर। और अगर एसेट की वैल्यू घट जाएगी तो आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी वो घट जाती है तो आपको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर। और लाइबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड पर। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती है, कोई लाइबिलिटी राइज हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि हाँ, जब आप रिकंसाइल कर रहे हो, बिजनेस को दोबारा से रिवैल्यूएट कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि ये एक और लायबिलिटी है, अराइज हो गई। तो ये जब अगर आपकी एक और नई लायबिलिटी अराइज हो गई तो वो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। और ऐसे ही कोई एसेट मिल जाती है तो वो आपके लिए फायदा है, जिसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। और एंड में आप प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशो में। ये हमेशा याद रखना, ओल्ड रेशो में। और लॉस है तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन देख लो, समझ लो अच्छे से। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बैलेंस शीट आपके पास है। अब आपकी प्रेमिसेस की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 10%, स्टॉक बाय 10,000। कैसे करना है इन सबको समझो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, एक एक चीज को पिक करो, एक एक पॉइंट को पिक करो। प्रीमिसेस आपकी 10% से एप्रिशिएट, मतलब कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो 10%, 3 लाख का 30,000 से फायदा हुआ, फायदा हुआ तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर। स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ, एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। तो स्टॉक आपका 10,000 से बढ़ गया, तो 10,000 का आपको नुकसान हुआ, वो सॉरी फायदा हुआ, तो आप यहाँ पर दिखाओगे क्रेडिट साइड पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाने हैं। आपके जितने डेटर्स है 2.5 लाख रुपए के, आपको लगता है 4% डेटर्स ऐसे हैं जो डूब जाएंगे, जिससे आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अब आपको ऐसा लगता है, आप प्रोविजन ऐसा बनाना चाह रहे हो तो एक तरह से नुकसान कर रहे हो, खर्चा डालना चाहते हो, तो वो आपका कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर। 4%, 2.5 लाख का 10,000 रुपए बनेगा। इसके बाद ये कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, 15,000 से कम हो गए। पहले कितने थे, 2 लाख। वो कह रहा है कि 15,000 रुपए के क्रेडिटर्स की आपको पेमेंट ही नहीं करनी, वो तो है ही नहीं। तो 15,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी तो आपको फायदा हो गया, क्रेडिट साइड पर लिखो। मशीनरी आपको 5% से डेप्रिशिएट करनी है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो 5% से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो 9,000 रुपए का नुकसान हो गया, जिसे आप डेबिट साइड पर शो करो। इसके बाद गुडविल कह रहा है वो 48,000 है, फर्म की गुडविल 48,000 है। रिवैल्यूएशन में देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपका 36,000, जिसे पार्टनर्स में आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो, और ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टनर्स के अकाउंट को खोलो और वहां पर प्रॉफिट साथ के साथ ट्रांसफर करो। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करो, एक एक पॉइंट को पिक करो, और जहां जितने भी अकाउंट्स आपको बनाने हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा है बनाने की जरूरत है और बनाने हैं, उनके फॉर्मेट पहले ही तैयार रखो। और जहां जहां आपको नेसेसरी रिकॉर्डिंग करनी है, जिस जिस ट्रांजैक्शन की साथ के साथ करते जाओ। जैसे कि हमने अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट साथ के साथ पोस्ट कर दिया। अब हम करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है समझ लो। गुडविल आपके पास है 48,000, हमको ओल्ड और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है, और किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, कितनी अमाउंट का, कैसे निकालोगे, 48,000 का निकालोगे। 48,000 को सी को गेन हो रहा है कितना, 4800 रुपए का, और बी को और सी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है,
सॉरी, यहाँ पर आपका एक सेकेंड, बी सेक्रीफाइस्ड, ए सेक्रीफाइस्ड, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सी को आप सी ने गेन किया है, मैंने कहाँ से कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया और सी ने गेन किया, तो इन दोनों का टोटल यहाँ देखो मैच कर रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर है तो डेबिट होगा और ए और बी आपके क्रेडिट होंगे। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, याद आ गया, रिकॉल हो गया पूरा चैप्टर आपका। एडजस्टिंग एंट्री बन गई, इसकी एंट्री साथ के साथ हम करेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। सी 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 आपका क्या, सी से आप पेमेंट मिल रही है किसको, ए और बी को, तो ए और बी के अकाउंट आपके क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट में लिखना जनरली। और हम ये बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ लिख तो सी रहे हैं और यहाँ पर पोस्टिंग भी हम सी के अकाउंट में ही कर देते हैं, जो कि नहीं करनी। ध्यान दो, क्रेडिट किसके अकाउंट में हो रहे हैं, ए और बी में, और सी का अकाउंट आपका डेबिट होगा इन दोनों की वजह से, तो दो एंट्री आपकी अलग अलग इस तरह से शो की जाएगी। इसके बाद अब जितने भी रिजर्व्स हैं आपको चेक करना है, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है तो रिजर्व को हम पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नहीं चाहते, साइलेंट है, तो हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो तीनों का जितना शेयर बनेगा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, क्लोजिंग बैलेंस तीनों पार्टनर्स के आगे। अब आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी, क्या बनेगी, वो बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आपको लेने हैं वो आपको जो एसेट्स में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग लेने हैं। तो साथ के साथ आपको देखो यहाँ पर क्या बनाने हैं, प्रीमिसेस आपकी 10% से बढ़ गई तो 3,30,000, स्टॉक आपका 10,000 से बढ़ गया था 1,30,000 हो गया, मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हो गई थी, क्रेडिटर्स आपके 15,000 से घट गए थे 1,85,000, डेटर्स आपके 10,000 से, प्रोविजन बनाया 2,40,000, मशीनरी आपकी 9,000 से घट गई थी 1,71,000, और बैंक आपका 20,000 रुपए का बैलेंस है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आगे, जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो ये खत्म हो गए, बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्या आएगा, जो आपने यहाँ नए निकाले हैं वो तीनों के बैलेंसेस, और एंड में टोटल आपको चेक करना है, मैच कर गया तो बल्ले बल्ले है, क्वेश्चन कंप्लीट और बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, रिकॉल हो गया, जल्दी से रिवाइज हो गया, जल्दी से इसको देख लोगे तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मेन पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको समझा दिए, बीच बीच में गलती होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है मेरे साथ लगातार कंटिन्यूअसली। तो इस रिवीजन को जारी रखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है हर वीडियो में, हर रिवीजन में। गुड बाय एंड टेक केयर।